हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। और लास्ट क्लास में देखिए कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल पढ़ रहे थे। उसके अंदर सबसे पहले हमने एक कहानी देखी थी कि कॉस्ट ऑडिट आने के पीछे क्या केस स्टडी थी। और वो केस स्टडी के बाद में ये पूरा का पूरा कंटेंट था जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ में देखा था। एग्जाम ओरिएंटेड यही बातें था जो एक पेज के ऊपर आपको दिख रहा है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कल कवर कर लिया था। थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या क्या चीजें थी? थ्योरेटिकल पोर्शन में 6 तो रूल पढ़ने थे, फिर इसके 4 फॉर्मेट थे। और इस वाले फॉर्मेट में ऑडिट जो रिपोर्ट, जैसे मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे कल आप किसी भी कंपनी की ऑडिट करने जाएंगे तो आपको ये 4 प्रकार के एनेक्जर्स बनाने होते हैं। हमारे एग्जाम में पार्ट नंबर डी से इन 3 पार्ट्स के क्या आएंगे आपके, इन 3 पार्ट्स के आएंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी टर्नओवर की लिमिट वगैरह थी वो सारी की सारी देख ली थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं आपके साथ यहां से पढ़ने वाले हैं। और कल मैंने बताया था आपको एफएक्यू पढ़ने हैं इसके, जो बुक में पेज नंबर 321 पे दे रखे हैं हमको, वो एफएक्यू एज इट इज आपको सारे के सारे पक्के से आने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम सीआरए रूल्स। प्रैक्टिकल पोर्शन जो होने वाला है उसके अंदर क्या क्या बातें आपसे पूछी जानी है। बुक साथ में रखनी है आज कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो देखिएगा प्रैक्टिकल पोर्शन में जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो बनाएगा कौन? कॉस्ट ऑडिटर। जैसे मान लीजिए मैं एक कॉस्ट ऑडिटर हूं, एमआरएफ कंपनी की मुझे कॉस्ट ऑडिट करनी है, तो मैं इनके यहाँ पर बिजनेस प्रोमाइसिस पे जाऊंगा और रिपोर्ट बनाऊंगा। उस रिपोर्ट के अंदर मुझे 4 पार्ट बनाने हैं। पहला पार्ट में जनरल इंफॉर्मेशन, एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। पार्ट नंबर बी में अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी होती है, मतलब एक फॉर्मेट बनाना होता है, कंपनी की कॉस्ट शीट बनानी होती है और वो गिवन फॉर्मेट में। इसमें से भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। पार्ट सी में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर सर्विस सेक्टर की है तो सर्विस सेक्टर कंपनी की ऑडिट करने जाओगे तो ये फॉर्मेट भरना है। और पार्ट नंबर डी ये हमारे एग्जाम में आता है। तो पार्ट नंबर डी में पहला एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारा प्रॉफिट रिकंसिलेशन का, और दूसरा आता है वैल्यू एडिशन का। वैल्यू एडिशन, तीसरा रेशो, जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ के आए हैं, कुछ वैसे ही रेशो और कुछ 2-3 अलग से रेशो होंगे। रिलेटेड पार्टी में थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ में पहला वैल्यू एडिशन, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट रिकंसिलेशन और इनके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएगा? आपसे पूछेगा कि बताइए प्रॉफिट रिकंसिलेशन है वो अनेक्जर के कौन से वाले पार्ट में है? तो हम बोलेंगे पार्ट नंबर डी में है। ध्यान रखना ये एमसी के क्वेश्चन आएगा कि पार्ट नंबर डी में प्रॉफिट रिकंसिलेशन होता है या पार्ट नंबर सी में या पार्ट बी में या पार्ट ए में। चारों ऑप्शन मिलेंगे आपको, पार्ट डी टिक उसके ऊपर टिक करना होता है। अब आते हैं वैल्यू एडिशन, एक स्टेटमेंट बनानी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है और हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या बातें बनानी है। देखिए आइए, देखो थोड़ी सी पहले ऑफ कोर्स जाके बात करता हूं मैं। हमने 11वीं क्लास में अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया था और हमने वहां पे पढ़ा था कि कंपनी एक तो बनाती है अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, एक बनाती है अपना पी&एल अकाउंट बनाती है और एक बनाती है अपना बैलेंस शीट बनाती है। ये चीजें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं। फिर कंपनी यहां पे निकालती है अपना प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने खुद ने कितना कमाया वो निकालती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इन्हीं की ऑडिट करवा के शेयर होल्डर्स को भी यही वाले डॉक्यूमेंट दे देती है। लेकिन इसी का एक अपडेटेड वर्जन है, ट्रेडिंग पी&एल में भी प्रॉफिट ही निकालते हैं। प्रॉफिट अपनी कंपनी खुद के लिए निकालती है, खुद के लिए कि हमने खुद ने कितना कमाया वो हम निकालते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में निकालने के लिए, दूसरे तरीके से निकालना, उसी तरीके का नाम है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन टोटल 6 लोगों के लिए काम करती है। सर 6 लोग कौन कौन से? देखो, जब एक कंपनी का चूल्हा चलता है तो उससे 6 घरों के चूल्हे चलते हैं। पहला, इस कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स का घर चलता है सैलरी से। इसका मतलब कंपनी ग्रो करेगी तो वर्कर्स का घर भी अच्छे से चलेगा। दूसरा, इसके बाद इसके जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी ग्रो करेगी तो डायरेक्टर की रेमुनरेशन भी बढ़ेगी, डायरेक्टर का घर का चूल्हा भी चलेगा। तीसरा आता है साहब, गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं हम। तो जितनी ज्यादा कंपनियां चलेंगी, जितनी ज्यादा कंपनियां बनेंगी, जितना ज्यादा व्यापार होगा, गवर्नमेंट का खजाना भी उतना ही ज्यादा भरा जाएगा। उसके अलावा शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। कंपनी जितना मुनाफा कमाएगी उतना ही शेयर होल्डर्स को फायदा होने वाला है।
उसके अलावा जिससे भी हम लोन लेते हैं, फाइनेंस जिससे भी हम लेते हैं, उनको हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनियां होंगी उतना ही ज़्यादा वो लोन लेंगी, उतना ही ज़्यादा पैसा बैंकों को इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। कितने आदमी हो गए? वर्कर 1, 2, 3, 4, 5 और एक कंपनी अपने खुद के लिए काम करती है, खुद का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, मतलब प्रॉफिट निकालती है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ प्रॉफिट निकालते थे खुद के लिए। इसको हम बोलते थे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस हमेशा खुद के लिए काम करता है। लेकिन वैल्यू एडिशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप ये जो डेटा ट्रेडिंग पीएनएल में लिखते हो ना, ये वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट में लिखिए और इसके अंदर ये बताइए कि 6 लोगों के घरों में आपने कितना कितना पैसा दिया है, कितना कितना पैसा दिया है। इसको बोलते हैं एंटरप्राइज कंसेप्ट। एंटरप्राइज कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट को ही तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीके से पेश करना। इसके अंदर सिर्फ हम प्रॉफिट दिखाते थे, इसके अंदर हम 6 लोगों को कितना कितना पैसा बांटा है ये दिखाएंगे। जिस स्टेटमेंट में इन 6 लोगों को कितना कितना पैसा हर साल बांट देते हैं, ये दिखाना, उसी स्टेटमेंट का नाम क्या है? वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? देखो, पहली बात, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? हमने बोला भैया वैल्यू एडिशन का मतलब है, पहले होता था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते थे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, उसके अंदर हम सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ये बिजनेस एंटिटी। लेकिन वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट क्या बोलती है कि एंटरप्राइज कंसेप्ट लगाइए और ये बताइए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 6 लोगों के लिए काम करती है, वर्कर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, फाइनेंस प्रोवाइडर के लिए, शेयर होल्डर के लिए और कंपनी अपनी खुद के लिए। तो टोटल अर्निंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है आपको 6 लोगों के अंदर, 6 लोगों के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, 6 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो हमको बस क्या करना है, इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाना है, इसी की जानकारी को हमको वैल्यू एडिशन के फॉर्मेट में बनाना होता है। आइए जरा देख लेते हैं। तो इसी बात को हमने यहां पे लिखा है, वैल्यू एडेड इज अ स्टेटमेंट शोविंग हाउ मच टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। टोटल कितनी वैल्यू ऐड कर दी गई है 6 लोगों के लिए। हाउ इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीब्यूटर, और हमने इन 6 लोगों को कितना कितना पैसा बांटा है। तो देखिएगा, ट्रेडिंग पीएनएल में हम अलग फॉर्मेट लिखते थे, यहां पे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट से हम चलेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फॉर्मेट ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स, फिर ऐड इंक्रीज इन स्टॉक, लेस डिक्रीज इन स्टॉक अगर कोई है, ऐड एक्सपोर्ट इंसेंटिव। तो ये टोटल हमारी इनकम आ जाएगी। जैसे हम ट्रेडिंग पीएनएल में कैसे लिखते थे? इधर परचेज लिखते थे, फिर यहाँ वेजेस लिखते थे, फिर यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, फिर यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। बाई साइड में हम सेल लिखा करते थे, बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा करते थे, बाई साइड में अदर इनकम लिखा करते थे, लास्ट में प्रॉफिट निकालते थे। तो हमने बोला इसी जानकारी को आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब जो सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, जो अदर इनकम है, वो सारी की सारी आप पहले जोड़ लेंगे। तो ये आ जाएगी टोटल आपके पास में रेवेन्यू कितनी हुई है ऑपरेटिंग बिजनेस से। उसके बाद इसमें से आप घटाएंगे कॉस्ट ऑफ बोट आउट इनपुट्स, जैसे मटेरियल खरीदा आपने, तो जैसे परचेज, यहाँ पे परचेज घटाते थे हम, इधर वेजेस घटाते थे, डेप्रिसिएशन घटाते थे, काफी सारे खर्चे इधर घटाते थे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 6 लोगों को छोड़ के, 6 लोगों को छोड़ के जितने भी खर्चे हैं वो घटाओ। मटेरियल का खर्चा, स्टोर, फैक्ट्री ओवरहेड, अदर देन रिलेटेड टू 6 लोग। फैक्ट्री के खर्चे जो 6 लोगों को बांटने हैं उसके खर्चे यहाँ पे नहीं आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अदर देन 6 पीपल, एडमिन अदर देन 6 पीपल, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल अगर कोई पैसा लगाया है, ये टोटल खर्चे हैं बिजनेस को चलाने के 6 लोगों के अलावा। फिर हम बोलेंगे भैया ये टोटल आई है वैल्यू एडेड, इसमें कोई अदर इनकम हो तो ऐड कर देना। तो ये आ जाएगी अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बोलेंगे भैया ये जो अर्निंग है ये 6 लोगों में बटेगी, इसी को बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है, देखो, कि हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में जो जानकारियां लिखते थे उसको हम नेट प्रॉफिट खुद ही निकालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको यही जानकारियां पहले सेल्स लिखनी है, फिर खर्चे घटाने हैं 6 लोगों के अलावा।
मटेरियल का, उसके अलावा ऑफिस के खर्चे हैं, शोरूम के खर्चे हैं, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, लेकिन उनमें 6 लोगों के खर्चे नहीं होने चाहिए। 6 लोगों के खर्चे का मतलब इन वर्कर्स को कितना दिया गया है वो नहीं होना चाहिए। फिर जैसे ये सारी चीजें घटाएंगे तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी, हम बोलेंगे इस वैल्यू को 6 लोगों में बांटना होता है। 5 तो अदर पीपल हो गए, छठा कंपनी का नेट प्रॉफिट अपने आप बच जाएगा। तो ये है हमारी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आप बुक ओपन करेंगे और हम इस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि हम 6 लोगों में पैसा कैसे बांटते हैं ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, आओ जरा बुक ओपन कर लो। अब 9 क्वेश्चन हमको टोटल यहां पे करने। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, पेज नंबर आप ओपन करेंगे 17, पेज नंबर, बुक का पेज नंबर ओपन कर लो 17, पेज नंबर 17 ओपन कर लो सभी लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, 3 साल का हमको डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 साल का डेटा है। लास्ट में आपको क्या बोला है, देखो लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको क्या बोला गया है, सबसे लास्ट में बोला है, एक तो आप निकालिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट ईबीआईटी जिसको हम बोलते थे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये बताइए ये कितना परसेंट है वैल्यू एडिशन का। दूसरा ये बताइए वैल्यू एडिशन कितना है एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल। और तीसरा क्वेश्चन ने हिंट दे दिया है हमको कि आप जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अपने को दो कैलकुलेशन इसके अंदर करनी है, पहला वैल्यू एडिशन निकालना है और दूसरा हमको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उनका रेशियो बताना है। ये चीजें कहां है, ये चीजें तब आती हैं जब हम पार्ट डी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने जाते हैं किसी कंपनी की, तो वहां पे हमको ये स्टेटमेंट बना के देनी होती है। तो आओ सबसे पहले एक बार देख लेते हैं वैल्यू एडिशन हम कैसे निकालेंगे। वैल्यू एडिशन कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, कंपनी अपने लिए काम नहीं करती है, अपने अलावा 5 और लोगों के लिए काम करती है। इसका मतलब कंपनी टोटल 6 लोगों के चूल्हे चलाती है, एक खुद का चूल्हा चलाती है और 5 बाकी लोगों के। तो हम सेल्स के अंदर से बाकी 6 लोगों को एक बार साइड में रख के बाकी जो खर्चे हैं वो घटा लेंगे, वो आ जाएगी हमारी वैल्यू एडेड। और उस वैल्यू एडेड को हम फिर 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही पूरी की पूरी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले अब देखना पड़ेगा आपको, देखो इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा 6 लोगों में कौन कौन सी सब चीजें शामिल होंगी। देखो नेट सेल्स है, सबसे ऊपर ऊपर लिखेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, घटा देंगे। डायरेक्ट वेजेस ये नहीं घटाएंगे क्योंकि ये 6 लोगों में से एक लोग हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूशन में काम लेंगे। पावर फ्यूल घटा देंगे, स्टोरेज घटा देंगे, डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन कंपनी का खुद का ही नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और ये रिटेन्ड अर्निंग का एक पार्ट होता है। फैक्ट्री ओवरहेड में सैलरी नहीं घटाएंगे, डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस ये गवर्नमेंट को हम टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को ये भी नहीं घटाएंगे। अदर ओवरहेड, तो सबसे पहले एक मेरे साथ एक फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करिए आप। एक सवाल मैं आपको करवाता हूं वैल्यू एडिशन निकालने का। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब 6 लोगों को हम कितना पैसा बांटेंगे। 3 साल का डेटा है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें 3 साल का डेटा हमको लिखना पड़ेगा। ओके, 3 साल का डेटा हमको लिखना पड़ेगा भाई। तो पहले साल का डेटा यहां तक, पहले साल का डेटा आप यहां रख देंगे, दूसरे साल का डेटा आप यहां रख देंगे और तीसरे साल का डेटा इसी के लाइन में एक और रख देंगे। बस ट्रेडिंग पीएनएल को ही दूसरे फॉर्मेट में हमको बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल को ही दूसरे फॉर्मेट में बनाना है। 6 लोगों के हिस्से में आप कितना कितना बांटेंगे, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पहला साल है 2018 का, फिर ये है 2017 का और ये है 2016 का।
और ईयर एंडिंग है सारे के सारे 31/3, 31/3 एंडिंग के साल है। रुपीज सारे के सारे लैक्स में, रुपीज सारे के सारे लैक्स में। देखो फॉर्मेट देख के चलेंगे। सबसे पहले लिख रहे हैं सेल्स। फॉर्मेट को देख लो एक बार, हालांकि मैं नोट्स हैं ये आपको दे दूंगा, मैं आपको उसमें से देख लेना। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ तो ऐड, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव है तो ये टोटल ऑपरेटिंग हमारी इनकम है, बिजनेस इनकम है। तो देखो तीनों सालों की सेल्स लिखते हैं सबसे पहले। पहले साल की सेल है 1745, तो मैं यहां लिखूंगा 1745, यहां लिखूंगा 1705 और यहां लिखूंगा 1610। तीनों साल की सेल्स। ऐड हम करेंगे अगर इंक्रीज हो गया क्लोजिंग स्टॉक, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई है तो, क्वेश्चन में है नहीं, 0 0। ऐड करेंगे कोई एक्सपोर्ट, कोई इंसेंटिव हो, एक्सपोर्ट करने पे कोई सब्सिडी वगैरह मिली हो, इस क्वेश्चन में नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई, हम इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक को ऐड क्यों करते हैं? एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, एक बार ये लिख देता हूं फिर पूछता हूं। 1705 1610। सर आप क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज हो तो ऐड क्यों करते? सुनो मेरी बात, हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे ना ऐसे, इधर लिखते थे हम टू परचेज, या पहले सबसे पहले लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, टू क्लोजिंग, टू डायरेक्ट एक्सपेंस इधर लिखते थे, या टू परचेज लिखते थे इधर। बाई साइड में हम लिखते थे सेल्स। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है 10, सेल है मेरी 200 और क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 12, परचेज है मेरी 100 रुपए। तो आप बता सकते हैं क्या ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा? इधर का 212 और 212 में से अगर मैं घटा दूं 110 तो ये आएगा मेरा ग्रोस प्रॉफिट 102। इसी बात को वैल्यू एडिशन अगर लिखना हो, वैल्यू एडिशन के फॉर्मेट में लिखना हो, ग्रोस प्रॉफिट 102 कैसे आया? इसी को देखो ऐसे लिखेंगे, सेल्स 200, फिर हमने बोला भैया देखो ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है। स्टॉक 10 से कितना हो गया? 12, इसका मतलब हमारा 2 से इनकम बढ़ गई 2 से, तो हम यहां लिखेंगे ऐड इंक्रीज इन स्टॉक 2, एज इंक्रीज इन स्टॉक 2, लेस लेस परचेज का खर्चा, परचेज का खर्चा हम लिखेंगे 100। तो बताओ जरा हमारा प्रॉफिट कितना आया? तो 202 माइनस 100 करोगे तो भी आपका 102 ही आएगा। तो ये है वैल्यू एडिशन का फॉर्मेट और ये है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट। ये है हमारा एंटिटी कंसेप्ट और ये है हमारा एंटरप्राइज कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट में डेबिट और क्रेडिट करके हम चीजों को जोड़ते हैं तो भी ग्रॉस प्रॉफिट 102 ही आता है। इसलिए इंक्रीज होता है स्टॉक तो जुड़ता है क्योंकि वो इनकम साइड को बढ़ा देता है, और अगर डिक्रीज होता 8 की बजाय ये हो जाता 9 तो मैं यहां पे -1 लिखता, क्योंकि डिक्रीज स्टॉक होने का मतलब है इनकम साइड कम हो जाना, और इनकम साइड कम होने का मतलब इनकम कम हो जाना, हेंस ये माइनस किया जाता है। इसीलिए हमारा जो फॉर्मेट है इसमें इंक्रीज इन स्टॉक को ऐड, और अगर डिक्रीज होता तो इसको हम लेस कर देते, एक्सपोर्ट इंसेंटिव को ऐड करते। अब हमने बोला भैया इसके बाद हमको घटाने होते हैं खर्चे, जैसे ट्रेडिंग पीएनएल में हमको खर्चे घटाने होते हैं। ट्रेडिंग पीएनएल में जैसे हमने यहाँ पे परचेज का खर्चा घटाया, बाकी खर्चे घटाएंगे, तो हमने बोला 6 लोगों को छोड़ दो, 6 लोगों को छोड़ के जितने भी खर्चे हैं वो इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। एक वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू है वो 6 लोगों में बांट दो, सवाल खत्म। अब 6 लोग कौन कौन से हैं ध्यान रखना, एक वर्कर्स एम्प्लॉय काम करने वाले, दूसरा डायरेक्टर काम करने वाले, 2 हो गए, 2 लोगों का चूल्हा ये हो गया। तीसरे का चूल्हा कौन चलता है? गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट का चूल्हा भी कंपनी से चलता है। फिर चौथे नंबर पे
जो बैंक वगैरह हमको लोन देते हैं उनको हम इंटरेस्ट देते हैं, उनका चूल्हा भी हमसे ही चलता है। पांचवा, पांचवा कौन होगा? वर्कर हो गए और डायरेक्टर हो गए और आपके फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले हो गए, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं, और 5 छठे हम खुद हो जाएंगे। तो आओ बच्चों देखते हैं एक एक करके खर्चे इन लोगों को। तो लेस करते हैं हम बोट आउट इनपुट्स, बोट आउट इनपुट्स। अब इन लिस्ट में से आपको चेक करना पड़ेगा कि 6 लोगों को छोड़ के खर्चे कौन कौन से वाले हैं। बोट आउट इनपुट्स, बोट आउट इनपुट्स। जरा आओ देखते हैं कौन कौन से खर्चे बोट आउट इनपुट्स में आएंगे। सब लोग रिप्लाई करके बताना 6 लोगों से कनेक्टेड खर्चा कौन कौन सा होगा। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। बताओ क्या रो मटेरियल 6 लोगों का खर्चा है क्या? नहीं सर, नहीं। डायरेक्ट वेजेज बिल्कुल ये नहीं घटेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इसका। पावर फ्यूल बिल्कुल घटेगा, स्टोर स्पेयर बिल्कुल घटेगा, डेप्रीशिएशन नहीं घटेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन कंपनी का ही नॉन कैश खर्चा है, तो ये तो कंपनी का ही एक तरह से प्रॉफिट हो गया, तो ये 6 लोगों की कैटेगरी में आता है, इसलिए ये माइनस नहीं होगा। फैक्ट्री ओवरहेड में सैलरी ये माइनस नहीं होगी, क्योंकि ये तो वर्कर्स के चूल्हा चलेगा इससे। डेप्रिसिएशन कंपनी का खुद का ही रिटेन अर्निंग का पार्ट होता है, ये भी माइनस नहीं होगा। रेट्स एंड टैक्सेस, इससे गवर्नमेंट का चूल्हा चलता है, हमने बोला ये भी माइनस नहीं होगा। अदर ओवरहेड्स ये माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एडमिन ओवरहेड में सैलरी 6 लोगों का खर्चा है, 6 में से वर्कर का खर्चा नहीं आएगा। रेट्स एंड टैक्सेस गवर्नमेंट का चूल्हा चलता है, अदर ओवरहेड से कंपनी का ही खुद का खर्चा है, तो ये माइनस हो जाएगा, 6 लोगों के खर्चे में काउंट नहीं होगा। सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा, पैकिंग खर्चा माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, अदर ओवरहेड माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये लोन प्रोवाइडर का चूल्हा इससे चलता है। बोनस एंड ग्रेजुइटी ये भी सैलरी का पार्ट होता है, ये भी नहीं आएगा। करंट एसेट्स आता है नहीं है, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन भी नहीं आते हैं। तो जो जो मैंने माइनस के निशान लगाए हैं, आपको वो खर्चे क्या कर देना है, इधर माइनस कर देना है। बोट आउट इनपुट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल। तो मटेरियल का है जनाब, मटेरियल का खर्चा, तो मैंने यहां लिख दिया है मटेरियल। मटेरियल का खर्चा है 1140, दूसरे वाले में है 1060, तीसरे वाले में है 975। मटेरियल का खर्चा, ध्यान रहे 6 लोगों के खर्चे नहीं लिखने हैं यहां पे, फिर 6 लोगों को जो बच जाएगा ना वो 6 में बांट देंगे, बस बात खत्म। फिर डायरेक्ट वेजेस आएगा नहीं। पावर फ्यूल स्टोर स्पेयर, पावर फ्यूल, पावर फ्यूल है जनाब, पावर फ्यूल है, इसका 30 है, दूसरे वाले का 27 और 24, 27 और 24। नेक्स्ट खर्चा आता है पावर फ्यूल के बाद स्टोर, स्टोर स्पेयर, स्टोर स्पेयर 654, 654। डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, सैलरी वेजेस नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन रेट एंड टैक्स नहीं आएगा, अदर ओवरहेड, तो यहां पे हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर वाले, अदर वाले ही हैं। अदर वाले में थे 162, और दूसरी साइड है आपके 154 और 148, 148। फैक्ट्री के बाद हमारे खर्चे आते हैं, अरे अदर में ज्यादा लिख दिया, एक बार रुको 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 रुको, ऑफिस वाले लिख दिए मैंने। अदर में है 654, तो ये स्टोर में कैसे लिख दिया मैंने, उल्टा सुल्टा कैसे लिख दिया यार, एक मिनट रुकना। मटेरियल है 1140, ठीक लिखा है। डायरेक्ट वेजेज, ओहो डायरेक्ट वेजेज वाले लिख दिए। पावर फ्यूल 30 27 24, 30 27 24 ये भी ठीक लिखा है।
स्टोर एंड स्पेस 654, 654 ये भी ठीक लिखा है। डेप्रिसिएशन आएगा नहीं। फैक्ट्री में अदर खर्चे 654 दोबारा से लिखना है। अदर खर्चे में वापस से 6, 5 और 4, ये वाले अदर खर्चे 6, 5 और 4। फिर एडमिन के खर्चे लिखेंगे, एडमिन ओवरहेड अदर खर्चे लिखेंगे, क्योंकि सैलरी आएगा नहीं, पैकिंग सैलरी वेजेस आएगा नहीं, रेट एंड टैक्सेस गवर्नमेंट में जाएगा। अदर में 162, 154 और 148 एडमिन का हो गया हिसाब किताब। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो पैकिंग का खर्चा आ जाएगा। पैकिंग का जो खर्चा है वो है 665, 665 पैकिंग का। और अदर ओवरहेड, अदर में आ जाएंगे आपके 124, 118, 108, 124, 118, 108। इंटरेस्ट आएगा नहीं, बाकी कोई खर्चे आएंगे नहीं। तो ये आ जाएगी आपकी ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड। जरा इनको कैलकुलेट करेंगे। हमने बोला 6 लोगों के खर्चे हमने नहीं घटाए हैं, बाकी सारे खर्चे इसमें से हमने घटा दिए। 1745 माइनस 1140 माइनस 30 माइनस 6 माइनस 6, 162 माइनस 6 माइनस 124, 271, 271। तो वैल्यू एडिशन 271। और नेक्स्ट वाले की आ जाएगी 1705 माइनस 1060 माइनस 27 माइनस 5, 5, 5, 154, 6 और 118, 330। और लास्ट वाले में 1610 माइनस 975 माइनस 24 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 148 माइनस 5 माइनस 108, यह आ जाएगा जी 342। तो कंपनी ने मिलके 271, 330 और 342 3 सालों में वैल्यू ऐड करी है। और ये वैल्यू ऐड के ऊपर 6 लोगों का हक है, 6 लोगों का हक है। अब इसके अलावा कंपनी ने कोई छोटी मोटी अदर इनकम करी हो, इस क्वेश्चन में तो कोई अदर इनकम है नहीं। और क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ वैल्यू एडिशन पूछा था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन में हमसे डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछेगा। तो हमने बोला ग्रोस वैल्यू एडेड प्लस कोई अदर इनकम हो। इस क्वेश्चन में अदर इनकम है नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी अदर इनकम नहीं है, सिर्फ सेल्स की ही इनकम है, अदर ओवरहेड और कुछ भी नहीं है। अदर इनकम के नाम पे 0 0 है। तो हम बोलेंगे भाई नेट वैल्यू एडेड, या फिर मैं इसको बोल देता हूं अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में तो इतनी ही आ जाएगी वापस से 271, 330, 342। ये अर्निंग 6 लोगों में बांटनी, तो इसके बाद एक टेबल और बनाते हैं अपन 6 लोगों में बांटने की। लेकिन क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पूछा है कि भैया वैल्यू एडिशन होगा कितना। तो हमने ये वैल्यू एडिशन निकाल दिया है। एक बार यहां तक नोट करेंगे सभी लोग। वैल्यू एडिशन तो हमने ट्रेडिंग पीएनएल को ही बस टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। 6 लोगों के खर्चे इसके अंदर अभी नहीं आए हैं। जल्दी से लिखिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए, वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया आपका। अब वैल्यू एडिशन के बारे में देखो, क्वेश्चन ने नीचे क्या बोला है। एक तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और निकालना है। वैल्यू एडिशन तो आपने निकाल लिया, उसको परसेंटेज में डिनोट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, फिर वैल्यू एडिशन को परसेंटेज से डिनोट करना है नेट सेल से। बस एक ही काम एक्स्ट्रा है। तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो होगी वो होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिजनेस कर रही है, जैसे मान लीजिए मैं शूज का बिजनेस कर रहा हूं, मैं हूं एडिडास कंपनी, तो इस बिजनेस में जूते बेच के कितने पैसे कमाए गए वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। उसके अलावा हमारे पास एक पुरानी जमीन थी, वो हमने बेची, उसमें मुनाफा हुआ, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो कंपनी जिस नेचर के बिजनेस में है उसी बिजनेस से कितना कमाया। तो आइए देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें आपको लेस करनी है। और इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होना चाहिए। आओ जरा देख लेते हैं। इसी के नीचे एक कैलकुलेशन हम करने वाले हैं 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 साल का निकालना है। तो सेम टेबल बनाएंगे एक। पर्टिकुलर्स ये है 31/3/2018, ये है 31/3/17, 31/3/16। तीनों सालों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है। तो सबसे पहले हमने लिखा सेल्स। सेल्स सेल्स क्वेश्चन ने हमको दे रखी है, ये है 1745, ये है 1705 और ये है 1610। अगर क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होता तो हम इंक्रीज इन यहां पे ऐड कर देते, इंक्रीज इन स्टॉक अगर होता तो इस क्वेश्चन में है नहीं। लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में खर्चे लेस करने हैं कि जो हमने बिजनेस किया, जैसे मान लीजिए कंपनी एडिडास की कंपनी है, तो इसने एडिडास के जो प्रोडक्ट हैं वो बेच के कितने कमाए हैं। तो सबसे पहले इसने मटेरियल घटा देना है। मटेरियल, तो क्वेश्चन के अंदर मटेरियल ऊपर ऊपर दे रखा है आपको 1140, 1060, 975। तो जस्ट आपको इस टेबल में लिख देना है 1140, 1140, 1060, 975 लेस। उसके बाद हमने डायरेक्ट वेजेस लगाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाने में, ये घटा देनी है। पावर, फ्यूल, स्टोर, स्पेयर। तो डायरेक्ट वेजेस, पावर, स्टोर, तीन लिख दूंगा मैं एक साथ। डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस लेस पावर लेस स्टोर, और तीनों खर्चे लिख दूंगा मैं। 1140 के बाद 35 का ये खर्चा है, 30 का ये खर्चा है, 6 का ये खर्चा है, 12 का ये है, और 32 का ये है, 27 का ये है, 5 का ये है, और 10 का ये है। नेक्स्ट में 27, 24, 4 और 8। तो 4 खर्चे मैंने एक साथ लिख दिए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। लिखिए यहां तक एक बार।
अब स्टोर के बाद देखो नेक्स्ट खर्चा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रीशिएशन घटाना है कि नहीं घटाना। क्वेश्चन ने मना किया था ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट बिफोर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, इसलिए हम ये नहीं घटाएंगे, डेप्रीशिएशन हम नहीं घटाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। फिर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सैलरी घटाएंगे, डेप्रीशिएशन नहीं घटाएंगे, रेट्स एंड टैक्सेस भी घटाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट लाई के एक्सपेंस है, छोटे वाले टैक्सेस हैं ये। और अदर ओवरहेड तो 5 और 5 और 1 6 और 6 और 6 12, तो लेस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, यहां लेस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। कैसे करेंगे? 5 + 1 + 6 और यहां लिख देना 12। दूसरे वाले में लिख देना, फैक्ट्री वालों में, दूसरे वाले में लिख देना आपको 4 4 और 1 5 5 और 5 10, 4 1 5। तो नेक्स्ट वाले में कैलकुलेशन दिखा देना 4 + 1 + 5 = 10। और लास्ट वाले में कैलकुलेशन दिखा देना 4 3 और 1 4 4 और 4 8, 3 1 4। तो यहां दिखा देना 3 + 1 + 4, टोटल 8। तो ये आ गए हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। रेट्स एंड टैक्सेस मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैं यहां पे रेट एंड टैक्सेस को हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है, इसको आपको एक्सपेंस मानना है इसलिए। फिर आप लेस करेंगे। हाँ जी श्रीतिका क्या बोल रही हैं? सर आपने स्टोर में फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट लिख दिया। नहीं देखो स्टोर अलग है, स्टोर के ये 12 10 8 है, पावर के ये 6 है, डायरेक्ट वेजेस के 30 है। उल्टा लिख दिया गया, एक मिनट रुकना। स्टोर 6 5 4 है, अच्छा एक मिनट। स्टोर है 6 5 4, तो 10 12 8 एक्स्ट्रा लिख दिया क्या? 10 12 8, अच्छा अच्छा एक बार वैसे लिख दिया गया, ये हटा दो। 10 12 8 ये कैलकुलेशन दिखा दिया मैंने। तो देखो स्टोर ये हो गया, पावर ये, वेजेस ये और मटेरियल ये, ऐसा। अब आ जाते हैं ऑफिस के खर्चों। ऑफिस के खर्चे देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑफिस में कौन कौन से खर्चे घटाए जाएंगे। एडमिन वालों में सैलरी 10 ये घटाया जाएगा, रेट्स एंड टैक्सेस को एक्सपेंस मानना है, ये हमारे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है। और अदर ओवरहेड है 162, तो तीनों ही घटाने, इनके तीनों के जोड़ ही घटा देने। ठीक है, तो जनाब ये आ जाएगा 10 12 174 आ जाएगा। एडमिन के अंदर 174 लिख देंगे, ऑफिस में 174, तो इसके लिख देंगे 174 165 158 लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बस हो गया सवाल। ये ऑफिस का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहां लिख देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देख लो क्या क्या चीजें आएंगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सैलरी घटा देंगे, 6 ये घटा देंगे, डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया है, 124 ये घटा देंगे, और बोनस ग्रेजुइटी के 12 ये घटा देंगे। इंटरेस्ट हम नहीं घटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया। तो 7 6 124 12, 7 6 124 12। तो यहां दिखा रहा हूं मैं 7 + 106 + 24 + 12, 7 106 + 24 + 12।
149, 7 + 106 + 24 + 12। नेक्स्ट वाले में आ जाएगा 6 6 118 10, 6 6 118 10। नेक्स्ट वाले में 6 6 118 10, 6 6 118 10, 6 + 6 + 118 + 10, तो 140 ही आ जाएंगे। और लास्ट वाले में आ जाएंगे 5 5 108 9, 5 5 108 9, 5 5 108 9। 5 5 108 9, 5 + 5 + 108 + 9, 127। ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। लो जी, सवाल यहाँ आके थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा 98%। फिर हमको 2 रेशो इसके अंदर बताने हैं। जस्ट आप घटाएंगे तो ये आना चाहिए 199, ये आना चाहिए 266 और ये आना चाहिए 287। और इसके नीचे आप नोट लिख देना, नोट लिख देना, रेट्स एंड टैक्सेस assumed as expenses for operating profit कैलकुलेशन। रेट्स एंड जो टैक्सेस थे वो हमारे इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया है कि वो आपको खर्चे की तरह ट्रीट करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, लिख लिया यहां तक भाई? बस उसके बाद आपको 2 रेशो निकालने हैं। तो पहला रेशो ये निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे ये वाली कॉपी के अंदर। पहला निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय वैल्यू एडेड। तो हमने दोनों निकाल रखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 199 है, वैल्यू एडेड 271 है, तो 73%। अगले वाले का ये है, अगले वाले का ये। जल्दी से कॉपी में ये लिखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय वैल्यू एडिशन। और दूसरा रेशियो पूछा है वैल्यू एडिशन डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो ये वैल्यू एडिशन है, ये नेट सेल्स, ये भी दिया हुआ है। यहां आके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से इसको कॉपी करिएगा। लास्ट टेबल ये बनेगी, वैल्यू एडिशन डिवाइड नेट सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड वैल्यू एडिड। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके जी, लिखा है यहां तक? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए।
देखो अभी वैल्यू एडिशन का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, इसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन पूछी गई है। अगले क्वेश्चन में आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा कि ये वैल्यू एडिशन को आप 6 लोगों में कैसे बांटोगे, कितना कितना बांटोगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। ये कोस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट में रिकॉर्ड्स में लिखा गया है सजनी लिमिटेड के, और ये कुछ डेटा है, 2 साल का डेटा आपको दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, बोलता है पार्ट डी। पार्ट डी का मतलब है आप कोस्ट ऑडिटर हैं, आप जब कोस्ट ऑडिटर रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके पार्ट डी के अंदर आपको अनेक्जर्स के अंदर एक स्टेटमेंट बनानी होती है जिसका नाम होता है वैल्यू एडिशन। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन निकालना है, फिर आपको अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 6 लोगों में कितना पैसा बांटा जाएगा टोटल वो बताना है, और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है कितना कितना बांटा जाएगा। तो पहली कैलकुलेशन किसकी करेंगे, पहली कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू एडिशन की, फिर उसके अंदर अदर इनकम को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी अवेलेबल अर्निंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसको अपन 6 लोगों में बांट देंगे, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ जरा आप इसको और देख लेते हैं एक बार। पार्ट डी के अंदर वैल्यू एडिशन देखो, वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन में सबसे पहले हम लिखेंगे नेट सेल्स। ऊपर ऊपर हमारे पास सेल्स दे रखी है और अदर इनकम भी है, लेकिन अदर इनकम ये बाद में आएगी जब हम वैल्यू एडिशन निकाल चुके होंगे, फिर अदर इनकम को जोड़ेंगे। देखो फॉर्मेट अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो सेल्स में ये दो चीजें जोड़नी है, फिर टोटल खर्चे, टोटल में से खर्चे घटाएंगे ये वाले 6 लोगों से अलग वाले, फिर आएगी वैल्यू एडेड, फिर अदर इनकम जोड़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर इसी को ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम इनको 6 लोगों में बांट देंगे। आओ जरा देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अदर इनकम है, फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, इंक्रीज वैल्यू ऑफ स्टॉक ऐड हो जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम घट जाएगा, डायरेक्ट वेजेस है ये 6 लोगों का पार्ट आएगा, पावर फ्यूल स्टोर स्पेयर्स सेस एंड टैक्सेस गवर्नमेंट में आ जाएगा, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये आपके खर्चे घट जाएंगे। तो एक फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ, एक फॉर्मेट बनाएंगे वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट का। आइए बच्चों एक बनाइए कॉपी के अंदर फॉर्मेट, 2 ही साल का है तो भाई 2 ही साल का बना लेंगे। तो 2 साल का डेटा लिखना है मुझे, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं है, बस ट्रेडिंग पी एंड एल का अकाउंट को ही दूसरे तरीके से लिख देना वैल्यू एडिशन है। पर्टिकुलर्स ये 2018 है, ये 2017 है, 2017 है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर सेल्स, सेल्स में और ध्यान रखना रुपीज है वो लैक्स में है। तो 2017 में 4800 लिख देंगे इधर, और इधर लिख देंगे 3840। ऐड अगर इंक्रीज हुआ है स्टॉक, तो इंक्रीज इन स्टॉक हुआ है 20 और 10, तो 20 और 10 जोड़ देंगे। कोई एक्सपोर्ट का इंसेंटिव हो, इस क्वेश्चन में नहीं है तो 0 0 रख देंगे। हमने बोला भैया हमारे मेन बिजनेस से तो ये पैसा हमने कमाया है, टोटल 4820 और 3850 टोटल बिजनेस ने पैसा ये कमाया। इसमें से आपको खर्चे घटाने हैं, लेकिन ध्यान रहे खर्चे 6 लोगों के नहीं होने चाहिए, वर्कर के, डायरेक्टर के, लोन प्रोवाइडर के, शेयर होल्डर का डिविडेंड, और कंपनी का खुद की रिटेन्ड अर्निंग, और एक और बच गया, कौन सा बच गया, शेयर होल्डर का डिविडेंड, है ना। तो आओ जनाब 6 लोगों को गवर्नमेंट के टैक्सेस, तो 6 लोगों के जो बांटने हैं वो खर्चे नहीं घटाने हैं, एक एक खर्चे घटाएंगे। तो पहले देखो 6 लोगों से कनेक्टेड कौन सा खर्चा नहीं है, 6 लोगों से कनेक्टेड कौन कौन सा खर्चा नहीं है, आप ही बताना मेरे को। अदर इनकम तो बाद में आएंगी। रॉ मटेरियल 6 लोगों से कनेक्टेड नहीं है, तो हम 1760 रुपए और 1440 रुपए घटा देंगे। 6 लोगों से कनेक्टेड नहीं है तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहां पे लेस रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल 1760 और 1440 रॉ मटेरियल। दूसरा देखते हैं, 6 लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहिए भाई, बस बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा खर्चा देखते हैं, सैलरी वेजेज बोनस, ये तो वर्कर से कनेक्टेड हो गया, 6 लोग होते हैं, 6 लोगों में से एक है ये तो ये नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा। पावर एंड फ्यूल, नेक्स्ट खर्चा आ जाता है पावर एंड फ्यूल, ये 6 लोगों से कनेक्टेड नहीं है तो ये घटा देंगे, 240 और 192, तो लेस खर्चा कर देंगे पावर फ्यूल 240 और 192 लेस। पावरफुल फ्यूल के बाद देखते हैं नेक्स्ट खर्चा, स्टोर एंड स्पेयर्स। वेरी गुड रितिका, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये भी 6 लोगों से कनेक्ट नहीं है तो ये भी घटाएंगे 160 140। स्टोर स्पेयर्स 160 140। नेक्स्ट खर्चा सेश एंड लोकल टैक्सेस, ये तो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो 6 लोगों का चूल्हा चलता है भैया, टैक्सेस तो सरकार का चूल्हा चलता है, ये नहीं घटाएंगे, ये बाद में बांटेंगे 6 लोगों में। नेक्स्ट खर्चा आता है अदर मैन्युफैक्चरिंग, ये घटेगा 430 370। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 430 और 370। नेक्स्ट खर्चा ऑडिट फीस, मेरे को बताओ क्या ऑडिटर हमारे वर्कर होते हैं? ना। क्या ऑडिटर हमारे डायरेक्टर होते हैं? ना। तो ये भी खर्चा 6 लोगों से अलग ही खर्चा है, तो ये भी हम घटाएंगे। ऑडिटर ऑडिट करके जाएंगे भैया, तो 36 का खर्चा ये है और 30 का खर्चा ये है ऑडिटर। नेक्स्ट सैलरी वेजेस टू डायरेक्टर, ये तो डायरेक्टर का चूल्हा चलता है इसलिए ये माइनस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अदर ओवरहेड 260 220 ये माइनस करेंगे। अदर 260 260 और 220 लेस। अदर ओवरहेड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो सैलरी ऐड नहीं करेंगे। पैकिंग, सैलरी तो भैया वर्कर से है तो पैकिंग तो हम बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पैकिंग। पैकिंग 20 और 16, 20 और 16। वेरी गुड श्रुतिका। अदर ओवरहेड भी आ जाएंगे 250 200, अदर भी आ जाएंगे 250 और 200। नेक्स्ट देखना टोटल डेप्रीशिएशन। टोटल डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन तो कंपनी का खुद का ही नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, तो इससे तो कंपनी का चूल्हा खुद का चूल्हा चलता है, इसलिए ये खर्चा नहीं आएगा, ये डेप्रीशिएशन वहीं रिटेन अर्निंग में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस, वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म के जो खर्चे हैं ना वो हम यहीं लेंगे। लंबे समय के लिए लोन है, 12 महीने तक का जो लोन है ना उसको हम एज ए एक्सपेंस ही मानेंगे, और बड़े वाले लोन होंगे ना, बड़े वाले लोन, उनको हम लोन लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइडर में रखेंगे। तो यहां पे मैं माइनस करना चाहता हूं वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट, इसका नोट भी मैं लिखवा दूंगा नीचे आपको कि वर्किंग कैपिटल जो 12 महीने तक का जो खर्चा होता है वो यहीं पे माइनस करना होता है 60 और 25, 60 और 25। लेकिन जो बड़े बड़े हैं भैया, बड़े अमाउंट हैं, जैसे फिक्स्ड लोन का है, बड़ा अमाउंट जो है फिक्स्ड लोन है, जो आईडीबीआई से बड़ा लोन लिया है ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, नहीं घटेगा। डिबेंचर लिया है ये नहीं आएगा।
टैक्स गवर्नमेंट में जाएंगे, डिविडेंड शेयर होल्डर में जाएगा। तो ये बाकी जो खर्चे हैं ये 6 लोगों से कनेक्टेड है, इसलिए हम ये नहीं घटाएंगे, नहीं घटाएंगे। तो जरा इसी को घटा लो और इसी को घटा के बता दो मुझे ये अमाउंट कितना आया है। वैल्यू एडेड, इस कंपनी ने कितनी वैल्यू ऐड करी है, इसके अंदर अदर जोड़ देंगे, अदर इनकम कोई हुई तो फिर हम बोलेंगे ये बाकी जो पैसा है ये है अर्निंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्निंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आराम आराम से एक एक करके घटाएंगे और अदर इनकम को जोड़ देंगे। तो 4820 माइनस 1760 माइनस 240 160 430 36 260 20 250 और 60। क्या 1604 ही आया है? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? 1604 ही है, ठीक है। 1604 और 1217, क्या इतना ही आ रहा है सभी का? हाँ जी श्रुतिका, वेरी गुड, 1217, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमने भैया इतने पैसे तो कंपनी ने खुद कमाए, टोटल कमाए, इनके अंदर 6 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इतनी कमाई करी है 6 लोगों की मदद से। लेकिन कुछ कमाई और भी करी है कंपनी ने, अदर इनकम भी करी है। अदर इनकम कितनी करी है? 300 और 200। तो हमने बोला भैया देखो 300 और 200 की कमाई और करी है, तो ये हो गई 1904 और ये 200 जोड़ दोगे इसमें तो 1417। हमने ये बोला ये पैसा 6 लोगों की मेहनत है, 6 लोगों के चूल्हे इस अमाउंट से जलेंगे। कितना कितना जलेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, एक टेबल और बनानी है जिसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। एक टेबल और बनानी है कि अब ये पैसा हम 6 लोगों को बांट देंगे। ये रिपोर्ट बना के देनी होती है ऑडिटर को, ऑडिटर को 6 लोगों का पैसा। तो भक्तों आ जाओ जरा एक ऐसी छोटी टेबल और बना लेंगे। 2 साल का पैसा इधर आ जाएगा, ये पैसा हमको 6 जनों में बांट देना है। पर्टिकुलर्स 2017 और 2016, 18-17 है सॉरी, इसका 18 कर देना, इसका 17 कर देना। तो सबसे पहले हम किसको बांटेंगे पैसा? सबसे पहले हम बांटेंगे वर्कर्स को पैसा, वर्कर की सैलरी, वर्कर्स को बांटेंगे। वर्कर्स को कितना कितना बांटेंगे वो हम यहां पे लिखेंगे, वर्कर्स सैलरी। सबसे पहले हमारे मेहनत कश जो हमारे वर्कर हैं उन्होंने हमारे लिए काम किया है, तो आइए देखते हैं कितना कितना अमाउंट कब कब दिया जाएगा। देखो मैं इसको ले लेता हूं, पिंक कलर में मार्क करूंगा। डायरेक्ट वेजेज 440, 440। तो डायरेक्ट वेजेज एक तो इन्होंने काम किया है यहां पे, दूसरा लोकल टैक्स बाद में देखेंगे, एक सैलरी ये रही, नहीं ये तो डायरेक्टर की है तो डायरेक्टर वाले में आएगी ना। एक बार मैं सारे मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अलग से दिखा दूं। सबसे पहले वर्कर्स को पकड़ते हैं, तो एक वर्कर तो ये थे, इनको यहां पे दिया गया है, और स्टोर स्पेयर सेस लोकल टैक्स मैन्युफैक्चर एडमिट, एक सैलरी डायरेक्टर ये लगा है का सैलरी, एक ये है सैलरी 36, और पैकिंग अदर टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूड फिक्स्ड एसेट चार्ज प्रोविजन प्रोविजन डिविडेंड। लो जी बस इतनी ही है सैलरी, तो बस 2 ही प्रकार की सैलरी है। तो यहाँ पे मैं 2 कैलकुलेशन अलग अलग दिखाऊंगा, एक में तो 440 प्लस 36, तो यहां दिखा दूंगा 440 प्लस 36, 440 प्लस 36 इक्वल टू 476। या मैं एक काम कर लेता हूं ना, इसको यहां टेबल में ना दिखा के इसी को यहां दिखा देता हूं।
436 प्लस 40 और ये इसी के सामने लिख देता हूं 476। अगली वाली की कैलकुलेशन यहां दिखा दूंगा। 2017 में 352 और 30, 352 प्लस 30, 352 प्लस 30 इक्वल टू 382। तो यहां दिखा दूंगा मैं 382। ये हमने दिए हैं वर्कर्स को। पहला आदमी, पहले लोगों के चूल्हे जला दिए हमने। अब देते हैं डायरेक्टर को। डायरेक्टर्स को चूल्हा कितना जलाएगा? आओ जरा अब डायरेक्टर को देख लेते हैं, डायरेक्टर ने अपना कितना योगदान दिया है। तो डायरेक्टर वाले को मैं मार्क कर देता हूं, ये लो जी, इस वाले से मार्क कर देता हूं। डायरेक्टर एक था ना, डायरेक्टर ही रहा। सैलरी एंड डायरेक्टर 48 और 40, तो एक ही अमाउंट है इसमें। तो डायरेक्ट लिख दूंगा यहां 48, यहां 40। डायरेक्टर के बाद मैं दूंगा गवर्नमेंट को टैक्स। गवर्नमेंट का भी चूल्हा चलेगा। गवर्नमेंट का चूल्हा कितने से चलेगा? आओ जरा देख लेते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस। येलो से मार्क कर देता हूं गवर्नमेंट के टैक्सेस। एक तो ये टैक्स था गवर्नमेंट का, और एक प्रोविजन फॉर टैक्स ये था। एक तो ये टैक्स दे रहे हैं 120, और तो टैक्स नहीं है क्या? देख लो, ध्यान से देख लेना। पैकिंग, सेलिंग, अदर, एडमिनिस्ट्रेशन, यही थे बस। तो जनाब 120 और 316। तो टैक्सेस में यहां पे कैलकुलेशन दिखा देना 120 316। तो 120 316 436। और दूसरे साल के टैक्सेस भाई 100 और 200, 300 हो जाएंगे। 100 और 200, इसी के नीचे दिखा दूंगा 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। तीन जनों को बांट दिए पैसे। चौथे, लोन प्रोवाइडर, जो हमारे फाइनेंसर होते हैं, उनको हम देते हैं इंटरेस्ट। आ जाओ जरा देख लेते हैं दोनों साल हमने कितना कितना इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट, तो भाई इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, ये यहां पे इंटरेस्ट का कुछ अमाउंट दे रखा है। शॉर्ट टर्म वाले तो एक्सपेंस मान लिए थे हमने, और फिक्स्ड पे आईडीबीआई, हमने एक बैंक से लोन ले रखा है और एक डिवेंचर वाला है। दो ही अमाउंट है, 90 और 30। 90 और 30, 70 30, 90 30 70 30। तो जनाब यहां लिख दूंगा मैं 90 प्लस 30 120, 70 प्लस 30 तो ये हमने बांट दिए लोन प्रोवाइडर को। लोन प्रोवाइडर के बाद में हमारे बच जाते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को हम देते हैं डिविडेंड। तो देख लेते हैं शेयर होल्डर का चूल्हा हमने कितने से जलाया है। तो लास्ट में लिखा है प्रपोज डिविडेंड 420 230, 420 230, 420 230, और बाकी जो पैसा बच गया वो कंपनी का खुद का नेट प्रॉफिट बोल दो या रिटेन्ड अर्निंग बोल दो, बैलेंसिंग फिगर। और इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन आएगा ये, क्योंकि डेप्रीशिएशन कंपनी का खुद का ही खर्चा होता है। और इस प्रकार ये टोटल अर्निंग थी, ये हम इनमें बांट देंगे। और टोटल अर्निंग भक्तों थी कितनी कितनी, देखो ऊपर ऊपर थी 1904 1417। तो 1904 और 1417, यहां बैलेंसिंग फिगर लिख डालो कि कंपनी के हिस्से में कितना बचा।
1904 माइनस 476 वर्कर को दे दिया, 48 डायरेक्टर को दे दिया, 436 गवर्नमेंट को दे दिया, 120 इंटरेस्ट का दे दिया, 420 इनको दे दिया। हमारे पास बच गया जी 404। कंपनी के खुद के पास 404 बच गया। दूसरे वाले केस में 1417 माइनस 382 माइनस 40 माइनस 300 माइनस 100 माइनस 230, 365 यहां कंपनी के पास बच गया। वेरी गुड श्रुतिका। नाउ आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो हमको करना कुछ नहीं है, ट्रेडिंग पी&एल ही बनाना है, लेकिन एक अलग तरीके से बनाना है। इसी को बोलते हैं हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। तो हम पहले देखते हैं 6 लोगों के अलावा कितना है। तो इसमें एक नोट लिख लेना आप नीचे, इसी के नोट। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होता है, जो वर्किंग कैपिटल होता है, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस माना जाता है, माना जाता है। ये नोट ध्यान रखना। हाँ, शॉर्ट टर्म के खर्चे हैं वो 6 लोगों के खर्चे नहीं माने जाते हैं, लंबे लॉन्ग टर्म ही माना जाता है इंटरेस्ट। ओके, वेरी गुड। लीजिए जनाब, ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्या मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद नहीं कर पाओगे क्या? देखो एक बार, टेबल वही है, डेटा ही चेंज है, और इसके अंदर मेरे भाई वही पूछा है, वैल्यू एडिशन, अर्निंग अवेलेबल, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। वही पावर डी, पार्ट डी वाला। अब देखो ये इसके अंदर तो पूरा का पूरा वही है, सेम टू सेम है, लेकिन मैं एक बार जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं कौन सा खर्चा कहां आएगा। सेल वैल्यू में अदर इनकम ये बाद में जुड़ेगी। पहले सेल वैल्यू लिखोगे, उसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऐड करोगे, इंक्रीज एंड ऐड करोगे, इसका लगाओगे टोटल, अभी अभी जैसे लगाया था। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस करोगे, ग्रेचुइटी माइनस नहीं करोगे, पावर फ्यूल माइनस करोगे, स्टोर माइनस करोगे, अदर मैन्युफैक्चरिंग माइनस करोगे, एडमिशन में ऑडिट फीस माइनस करोगे, सैलरी टू डायरेक्टर माइनस नहीं करोगे, अदर ओवरहेड माइनस करोगे, सेलिंग में सैलरी नहीं करोगे, पैकिंग वाले माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे, और ये बैंक से शॉर्ट टर्म है ये माइनस कर दोगे, लोन फ्रॉम आईडीबीआई ये माइनस नहीं करोगे, डिबेंचर नहीं करोगे, और ये आपके डिविडेंड और टैक्सेस। सारा का सारा सेम सवाल है। तो एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आपका ये होमवर्क हो जाएगा, और इसी के अंदर भी वही नोट लिख देना कि वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस मान रहे हैं, वो 6 लोगों का खर्चा नहीं मान रहे हैं। तो सेम टू सेम। और एग्जाम में ध्यान रखना है, पार्ट डी का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि ये रिपोर्ट कौन से में बनती है, पार्ट डी में, और ये रिपोर्ट बना कौन रहा है? मैं कॉस्ट ऑडिटर, मैं एमआरएफ कंपनी में गया और मैं एमआरएफ कंपनी के रिकॉर्ड्स ढूंढ के मैं ही ये खुद वाली रिपोर्ट, ये सारी चीजें मैं खुद बना रहा हूं। ये बना के मैं कंपनी को दूंगा, ऑडिट रिपोर्ट बना के कंपनी को। हमारे एग्जाम में ये और रिपोर्ट बनाने के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जनाब ये आपका इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, और इसके सॉल्यूशन में देखो इसने क्या कर रखा है, यहां तक, और इसी के बाद में इसी को जोड़ के दिखा दिया यहाँ पे। आप चाहो तो इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है ना, इसकी एक अलग टेबल बना सकते हो आप, जैसे अपन ने अभी भी बनाई है। और इसमें इसने क्या कर रखा है, कभी कभी मिक्स कर देता है ये, जैसे एम्प्लॉय के अंदर ही डायरेक्टर ले लिया इसने। हम डायरेक्टर को अलग मानते हैं, एम्प्लॉय को अलग मानते हैं, इसने एक साथ ले लिया तो आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप अलग अलग ही दिखाना, एम्प्लॉय को अलग दिखा देना, डायरेक्टर को अलग दिखा देना, फिर शेयर होल्डर का अलग, फिर कंपनी और कंपनी के खुद की रिटेन अर्निंग ना, ये हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे, बैलेंसिंग फिगर सबसे लास्ट में दिखाएंगे, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। टैक्स का अलग दिखाना है और लोन वालों का अलग दिखाना है। तो जैसे मैंने ऊपर वाले में बनाया ना, ये वाले में बनाया जैसे ऐसे, आप अपनी कॉपी में ऐसे बनाना है इनको, अलग अलग 6 लोग अलग अलग, सैलरी का अलग, वर्कर का अलग, डायरेक्टर का अलग, गवर्नमेंट के टैक्स अलग, लोन, और कंपनी की रिटेन अर्निंग सबसे लास्ट में लिखना, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलिए जनाब, थर्ड क्वेश्चन मैंने करा ही दिया आपको, फोर्थ आपका होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में ना थोड़े से अलग कंसेप्ट है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो आपने इंटर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में सिर्फ प्लस और माइनस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कब बनानी होती है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा
कब बनानी होती है? जब आप खुद कोस्ट ऑडिटर होते हैं, आप कंपनी में जाते हैं और आपको ये 4 रिपोर्ट बना के देनी होती है मेरे भाई। ये ध्यान रखना, दिमाग के अंदर ये ध्यान रखना कि आप ऑडिटर हैं, आप ऑडिटर हैं तो आपको रिकंसिलेशन, प्रॉफिट का रिकंसिलेशन करके देना होता है। एग्जाम में रिकंसिलेशन का ही अलग क्वेश्चन बनता है कि आप एक कॉस्ट ऑडिटर हैं, आप रिकंसिलेशन बना के बताओ इस कंपनी के लिए। आइए जनाब, रिकंसिलेशन कैसे करते हैं इसको भी अपन देखते हैं। इसके लिए देखो, रिकंसिलेशन करने के ना, प्लस माइनस करने के कई सारे तरीके हैं। कई स्टूडेंट होते हैं, इन्होंने ऐसे सीखा हुआ होता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, ऐसा ऐसा करके वो सीखते हैं। क्योंकि अपन अभी ऑनलाइन बैठे हैं तो मैं आपको छोटे से एक शॉर्ट नोट लिखवाता हूँ रिकंसिलेशन के, 4-5 लाइन स्टेप्स लिखवाता हूँ कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना कैसे है आपको। तो पहले आप मेरे साथ ना कुछ नोट्स लिखेंगे कि प्लस माइनस आपको किस बेसिस पे करना है। आपको मेरा वाला तरीका बढ़िया लगे प्लस माइनस का, तो ये वाला रख लेना। आप जिस तरीके से इंटर में पढ़ के आए हो प्लस माइनस वाला, आपको लगे कि वो वाला तरीका ही मेरा फिट बैठा हुआ है दिमाग में, तो आप उस तरीके से कर लेना। मैं आपको 4-5 स्टेप लिखवा रहा हूं कि आप जल्दी से प्लस माइनस कैसे कर लेंगे, जल्दी से प्लस माइनस कैसे कर लेंगे। तो अपनी कॉपी के अंदर है ना एक नोटिंग लिखिएगा। पहले पहले थोड़ा सा नोट डाउन करवाऊंगा मैं, 1-2 स्टेप्स फॉर रिकंसिलेशन। हेडिंग लिखेंगे कॉपी के अंदर, स्टेप्स फॉर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। स्टेप्स फॉर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखिएगा, इसके अंदर पहला नोट लिखिएगा, इन दिस कंसेप्ट वी विल रिकंसाइल, या वी विल की जगह लिखिएगा कॉस्ट ऑडिटर। वी विल की जगह लिखिएगा इन दिस कंसेप्ट कॉस्ट ऑडिटर रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कि कॉस्ट ऑडिटर का ये काम है कि आप दोनों बुक्स मंगवाएंगे कंपनी की और उनका प्रॉफिट रिकंसाइल करवाएंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना, इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली those expenses will be recorded which can be recovered from customer in normal course of business। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ वही खर्चे लिखे जाते हैं जो आप कस्टमर से नॉर्मल कोर्स में आप रिकवर कर पाते हैं। एग्जाम्पल, फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आते ही नहीं है। जैसे अपन ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसके अंदर भी मैंने बताया था, जैसे फाइनेंस कॉस्ट, दूसरा लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टैक्स पेड, डिविडेंड। ये कॉस्टिंग में ये खर्चे आते ही नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंस में खर्चे आते हैं। पॉइंट नंबर 5, ट्रेडिंग लॉस या प्रॉफिट, अंडर राइटर कमीशन, बैड डेट्स, बैड डेट्स, या कोई भी हमने अंडर राइटर कमीशन दिया हो, अंडर राइटर
कमीशन दिया हो, एटसेट्रा। ये खर्चे कॉस्टिंग में आते ही नहीं है। ओके, नीचे लिखना, इन फाइनेंशियल अकाउंट्स all expenses related to company is recorded। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सभी प्रकार के खर्चे आते हैं, वो जो भी कंपनी के अंदर खर्चे होते हैं, चाहे वो ऑफिस में बैठ के चाय पीने का खर्चा हो या फिर ऑफिस में बैठ के आप ड्राइंग मैनेजमेंट करने का खर्चा हो, सारे खर्चे आते हैं आपके। बैड डेट्स भी पी एंड अकाउंट में आते हैं, प्रोविजन भी आते हैं, डिविडेंड भी आता है, शेयर होल्डरिंग का जो भी अपन पैसा देते हैं वो भी आता है। तो हमको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों ही चीजें खर्चे आते हैं तो कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का? कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी प्रॉफिट आएगा और दूसरी साइड में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट दोनों सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होंगे तो हमको क्या करना है, उनके जो रीजंस हैं वो फाइंड आउट करने हैं और उनको प्लस माइनस करके डिफरेंस का पता लगाना है कि ये दोनों फिगर बराबर क्यों नहीं है, जबकि कंपनी तो दोनों की एक ही है, बस डेटा अलग अलग है। एक कॉस्टिंग का डेटा है, एक फाइनेंस का डेटा है। हमको ये पता करना है, इसके रीजंस पता करना है। हमारे एग्जाम में दोनों ही प्रॉफिट दिए हुए होंगे, आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है। अब प्लस माइनस करने का हिसाब किताब क्या रहेगा वो और जान लो। अब यहां लिखना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 लिखना, हिंदी में लिख लेना। स्टेप नंबर जल्दी जल्दी से करवा दूंगा मैं, प्लस माइनस का हिसाब बहुत जल्दी करवा दूंगा आपको। ऐसे हाथ से दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, बस आपको प्लस या माइनस के निशान से ही मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा। स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे, सबसे पहले हिंदी में ही लिखेंगे और ये स्टेप अपने मन में लगाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ के आपके मन में ही लगाना है स्टेप। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक प्रॉफिट लिखना है, एक प्रॉफिट या फिर लॉस लिखना है। पहला स्टेप है कि जो भी रिकंसिलेशन बनाएंगे उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको एक प्रॉफिट लिखना है। दूसरा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो एंड पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, एंड वाइस वर्सा। स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है तो ये बात इंप्लाइड होगी कि एंड पॉइंट रहने वाला है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का, और वाइस वर्सा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग का है तो एंड पॉइंट फाइनेंस का होगा। दो ही तो पॉइंट होंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट। स्टेटमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। तीसरा स्टेप लिखना, या तीसरा नहीं, हाँ चलो तीसरा स्टेप लिखो। अब ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और ये पता लगाना है, और ये पता लगाना है इस ट्रांजैक्शन के बाद, इस ट्रांजैक्शन के बाद किस बुक का प्रॉफिट कम हुआ और किस बुक का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। हमको अब ट्रांजैक्शन को पढ़ना, कॉपी में लिख लेना है बात। ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और यह पता लगाना है
कि इस ट्रांजैक्शन के बाद किस बुक्स का मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा या घटा, ये पता लगाना है। चौथे पे आप लिखेंगे जहां का प्रॉफिट बढ़ेगा उसको प्लस साइन देना है, और जहां का प्रॉफिट कम हुआ है वहां नेगेटिव साइन देना है। और पांचवा और लास्ट स्टेप, जो निशान एंड पॉइंट पर होगा वही उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट होगा। जो निशान एंड पॉइंट पर होगा वही उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट होगा। 5 स्टेप में आपके सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल, इन्हीं 5 स्टेप को सीखने का कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया फाइनेंस अकाउंट का जो प्रॉफिट है, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, वो है 5 लाख रुपए। फिर मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन बताई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹20,000 इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि फाइनेंस अकाउंट्स का प्रॉफिट है 5 लाख, एक ट्रांजैक्शन दी कि भैया एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है 20,000 रुपए का, आपको बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन इस बात सॉल्यूशन पे जाने से पहले ये पांचों स्टेप सुनेंगे। पांचों स्टेप कैसे? हमको बनानी है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट होगा जो इंटर में आप पढ़ के भी आए हैं, चैप्टर रिकंसिलिएशन वाला। सेम वही वाला फॉर्मेट, छोटा सा ही बनाऊंगा मैं अभी। तो देखो, ऊपर ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। ऊपर मैंने लिखा प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट्स 5 लाख, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट एफ ए है तो आपको पता है एंड पॉइंट जो होगा, लास्ट वाला पॉइंट होगा, यहां आएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, यहां मुझे निकालना है। तो पहले पॉइंट में मैंने यही समझाया स्टेप के अंदर कि स्टार्टिंग पॉइंट पर एक प्रॉफिट या लिखना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट लिख दिया तो इसी बात का है कि एंड पॉइंट पे जो होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग ऊपर है तो फाइनेंस नीचे फिर मिलेगा। तो पहला स्टेप ये करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप, अब ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और यह पता लगाना है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद किस बुक का प्रॉफिट कम हुआ और किस बुक का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। एक बात बताइए, एक है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दो अलग अलग घर हैं हमारे। एक कॉस्टिंग का घर है, एक फाइनेंस का घर है। सारे बच्चे बताइए, इंटरेस्ट की जो इनकम है वो कौन से वाले घर में होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले घर में ये इनकम होगी या कॉस्टिंग वाले घर में ये इनकम होगी? सर फाइनेंस का जो पीएनएल बनाते हैं ना, उसी में हमें लिखेंगे 20,000 रुपए। कॉस्टिंग के अंदर ये इनकम नहीं होती सर, कॉस्टिंग के अंदर फाइनेंस कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब ये इनकम किसके घर में हुई है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर में हुई है। तो बच्चों, जिस घर में इनकम होती है उस घर का प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको? ज्यादा। और जिस घर में इनकम नहीं हुई होती है उस घर का प्रॉफिट मिलेगा कम। दोनों को कंपेयर करेंगे तो उस घर का प्रॉफिट मिलेगा कम। या आप इस बात को ऐसे सोच सकते हैं, कि इस ट्रांजैक्शन के होने से पहले
दोनों ही जगह, फाइनेंस में और कॉस्टिंग में, दोनों ही जगह 1-1 लाख का प्रॉफिट था। मान लीजिए 1-1 लाख का प्रॉफिट। अब ये ट्रांजेक्शन हुई तो फाइनेंस के घर पे इनकम होने से 20,000 प्रॉफिट हो गया, 1-20 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ा, यहाँ का 1 लाख ही रह गया। ये प्रॉफिट ज्यादा हो गया, प्लस का निशान डिनोट कर देंगे। जो प्रॉफिट कम रह गया उसको माइनस के निशान से डिनोट कर देंगे। तो यही बात मैंने अगले में लिखवाई है। अब ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और ये पता लगाना है कि कहां का प्रॉफिट कम हुआ, कहां का ज्यादा। जहां का प्रॉफिट बढ़ा वहां प्लस का निशान, जहां का प्रॉफिट कम हुआ वहां माइनस का निशान। फिर जो निशान एंड पॉइंट पे है वही उस ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट है। एंड पॉइंट पे कैसे देखते हैं आओ जरा। तो हमने बोला देखो भाई, जिसके घर पे इनकम हो जाती है उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो फाइनेंस के प्रॉफिट पे प्लस का निशान आ गया है, कॉस्टिंग पे माइनस का निशान, और एंड पॉइंट पे क्या है कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग पे निशान किसका है माइनस का, तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी माइनस। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए माइनस 4,80,000 इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया क्या? पांचों स्टेप यही पे एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे इसके बाद में। पांचों स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सभी के अंदर फॉलो करने हैं। आओ जी आओ, एक एग्जाम्पल और कराता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखिएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट इक्वल टू 50,000। दो ट्रांजेक्शन हुई है। पहली ट्रांजेक्शन हुई है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹5,000। और दूसरी ट्रांजेक्शन हुई है बैड डेट्स ₹3,000। बस इतनी ही जानकारी दी है मैंने। आपको बोला है फाइंड करिए फाइनेंशियल प्रॉफिट। पांचों स्टेप लगाने हैं दो ट्रांजेक्शन पे, पांचों स्टेप लगाने हैं दो ट्रांजेक्शन पे। आओ जनाब देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप का क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, एक एंड पॉइंट रखेंगे। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट 50,000 रुपए स्टार्टिंग। एंड पॉइंट कौन सा होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट। अब ये निकालना है मुझे। दो ही ट्रांजेक्शन है तो हम देखेंगे कि दोनों ट्रांजेक्शन पे निशान क्या क्या आएंगे। दो ही ट्रांजेक्शन, पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और दूसरा है बैड डेट्स। आओ जनाब देख लेते हैं दोनों पे निशान क्या क्या आएंगे, बस ये मुद्दा अहम रहने वाला है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया दो घर है मेरे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का घर है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग का घर है। सारे बच्चे बताएंगे फिक्स्ड एसेट को बेच के प्रॉफिट होता है तो वो कौन से वाले घर में होता है। ये फाइनेंस नेचर का आइटम आ गया है और ये आइटम है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे हुआ है। तो बच्चों बताओ, जिसके घर पे प्रॉफिट हो जाए, कोई चीज का गेन हो जाए, उसके यहां इसके यहां पे जिस घर में इनकम हो जाए उस घर के प्रॉफिट क्या होंगे ज्यादा, और ज्यादा को हम प्लस के निशान से डिनोट करते हैं। और ये इनकम कॉस्ट अकाउंटिंग के घर पे नहीं हुई, तो जिसके घर पे इनकम ना हो उसके प्रॉफिट हो जाते हैं कम, तो यहां के ऊपर माइनस का निशान। अब एंड पॉइंट देखो, एंड पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे प्लस का निशान आया है, तो ये ट्रांजेक्शन होएगी प्लस। हम बोलेंगे भैया ये आएगी प्लस 5,000 रुपए। फिर समझिए, एक बार फिर समझिए। दो घर है मेरे, एक घर है फाइनेंस वालों का, एक घर है कॉस्ट वालों का। फाइनेंस वालों के घर पे एक आमदनी हो गई है 5,000 रुपए की, तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जिनके घर पे आमदनी होती है ना उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। कॉस्टिंग वालों के घर पे आमदनी नहीं हुई है, इनका प्रॉफिट कंपेरेटिवली कम होगा। जो निशान एंड पॉइंट पे होगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड पॉइंट पे है तो निशान प्लस का है तो प्लस कर देंगे।
ओके सर, दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, बैड डेट्स वाला। बताओ बच्चों, बैड डेट्स एक नुकसान होता है, और ये नुकसान किसके घर पे हुआ है? फाइनेंस के घर पे हुआ कि कॉस्ट के घर पे हुआ? सर ये नुकसान हो गया फाइनेंस के घर पे। तो जिनके घर पे नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, उनका प्रॉफिट क्या मिलेगा? कम, और कम को निशान करते हैं माइनस से डिनोट करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग वालों के घर पे नुकसान होता नहीं है, तो इनका प्रॉफिट होएगा ज्यादा। एक का निशान पता लग जाए तो दूसरे का अपोजिट ही होने वाला है। तो बैड डेट्स के कारण फाइनेंस वालों के घर पे घाटा हो गया है, तो इनका प्रॉफिट कम, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा। एंड पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड पॉइंट माइनस का है, तो ये माइनस कर देंगे 3000 रुपए। आंसर आ जाएगा आपका 52,000 रुपए। 52,000 रुपए। क्या समझ में आई बात? थोड़ी थोड़ी। लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने बताया आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट मैंने बताया आपको 80,000 रुपए, और 3 ट्रांजेक्शन मैं बताऊंगा अब आपको। अभी तक 2 ही थी, अब मैं आपको 3 ट्रांजेक्शन बताऊंगा। पहली ट्रांजेक्शन, ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स 10,000 रुपए का था। कॉस्ट अकाउंट 10,000 रुपए का था, एंड इन फाइनेंस अकाउंट्स ये था 12,000 रुपए का। अब थोड़ी घुमा दिया मैंने सवाल को। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट था 5,000 रुपए का, एंड इन फाइनेंशियल अकाउंट में था ये स्टॉक 4,000 रुपए का। एक लास्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रीशिएशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग था 2,000 रुपए, एंड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी 2,500 रुपए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फाइंड करिए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। ये एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल है भाई साहब, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर ये आप इस एग्जाम्पल में आप तैर गए, तो समझ लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो फॉर्मेट सभी सवालों का सेम रहेगा। पहले फॉर्मेट बना लो, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, तो यहां आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां अमाउंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या रहने वाला है? क्योंकि एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट रहने वाला है 80,000 रुपए। 3 मेरी ट्रांजेक्शन है, 2 और 3। लास्ट में आ जाएगा मेरा कॉस्ट का प्रॉफिट। एंड पॉइंट मेरा हो गया कॉस्ट का प्रॉफिट। ओके बच्चों, आ जाओ जनाब, पहली ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, और यह पता लगाना है कि इस ट्रांजेक्शन के बाद किस घर का प्रॉफिट ज्यादा हुआ, किस घर का प्रॉफिट कम हुआ। आओ जनाब देखते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक है, तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक का मतलब है डेबिट साइड, डेबिट साइड का मतलब है एक्सपेंस साइड। बोलता है कि कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपया है, और फाइनेंस अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक है 12,000 रुपया। सारे बच्चे बताओ, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड होता है, एक्सपेंस साइड। तो अगर अगर कॉस्टिंग के घर पे खर्चे हैं 10,000 के, और फाइनेंस के घर पे खर्चे हैं 12,000 के, तो बच्चों जिस घर के खर्चे ज्यादा हों उसका प्रॉफिट क्या कम आएगा? क्या बोलो हाँ कि ना? कॉस्टिंग के घर पे खर्चे हैं 10,000 रुपए के, फाइनेंस के घर पे खर्चे हैं 12,000 रुपए के, तो जिस घर के खर्चे ज्यादा होते हों उस घर का प्रॉफिट क्या आएगा? कम, मतलब माइनस, और इनका प्रॉफिट आएगा प्लस। फिर समझो इसी बात को, फिर समझो दूसरे शब्दों में। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग जो स्टॉक होता है, अगर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक होता है डेबिट साइड, और डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंस। तो आप ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक मत पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक को इनकम या एक्सपेंस की टर्म्स में देखो। तो हमने बोला भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में डेबिट साइड 10,000 है,
फाइनेंस अकाउंट्स में डेबिट साइड 12,000 है, तो सीधी सी बात है, डेबिट साइड खर्चा, और जिस घर के खर्चे ज्यादा हों उस घर का प्रॉफिट होता है कम, और जिस घर के खर्चे कम हो उसका प्रॉफिट होता है ज्यादा। एंड पॉइंट कौन सा है? कॉस्टिंग का प्रॉफिट, और कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे निशान क्या आया है? प्लस। तो मैं यहां लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 2,000 रुपए का फर्क है, 2,000 रुपए, और ये नीचे प्लस का निशान आया है तो इसको मैं प्लस करूंगा, क्योंकि एंड पॉइंट पे इस ट्रांजेक्शन के कारण निशान प्लस का आया था। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 2,000 रुपए डिफरेंस निकाल दिया। ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक नहीं देखना है, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम या एक्सपेंस की टर्म्स में देखना है। तो हमने बोला एक कॉस्टिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है यहां 5,000, और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहां का क्लोजिंग स्टॉक है 4,000। बच्चों बताओ, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम, जिस घर में इनकम कम हो उनका प्रॉफिट क्या आएगा? कम आएगा। जिस घर की इनकम कम होती है उस घर का प्रॉफिट भी कम आता है, जिस घर में इनकम ज्यादा होती है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा आता है। तो एंड पॉइंट कौन सा है? कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग पे निशान किस चीज का आया है? प्लस का, तो दोबारा से ये चीज क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, वापिस से ऐड कर देंगे हम 1,000 रुपए। समझ में आई बात? तो दो ही घर हैं, एक कॉस्टिंग का घर है, एक फाइनेंस का घर है। जिसके घर पे खर्चे ही खर्चे हो रहे हों वो तो भैया प्रॉफिट कम ही होगा, जिसके घर पे इनकम ही इनकम हो रही हो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। लास्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन डेबिट साइड आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 2,000 का डेप्रिसिएशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2,500 का डेप्रिसिएशन है। तो जिस घर के एक्सपेंस ज्यादा हो गए हों उस घर का प्रॉफिट कम आएगा, जिस घर के खर्चे कम हो उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन का एंड पॉइंट प्लस है तो हम लिखेंगे डेप्रीशिएशन 500 रुपए ऐड। जरा जोड़ देंगे, 80 2 82 83,500 रुपए, 83,500 रुपए। समझ में आई बात यहां तक? ये था रिकंसिलेशन। कई बच्चे इसको हाथ से करते हैं ऐसे, वैसे भी आंसर उतना ही आना है। आप मेरे वाले ट्रिक से करेंगे इससे भी आंसर उतना ही। इसमें बस ये करना होता है आपको, एंड पॉइंट पे निशान देखना होता है कि इस ट्रांजेक्शन के कारण एंड पॉइंट पे निशान क्या आया है, वही उस ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आ जाओ जरा, अब जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक इसी कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। एक टर्नओवर का क्वेश्चन अलग है, बस 9 तक क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, आओ जनाब, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बोलता है ए फाइनेंशियल अकाउंट्स केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड का ईयर एंड 31 प्रॉफिट दिखाया गया इतना है। प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंटिंग सेम वाज लेस, कोस्टिंग का प्रॉफिट कम मिला और फाइनेंस का प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा मिला इनको। फॉलोइंग डिटेल्स दी गई हैं, आपको क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। ओके जनाब, तो फॉर्मेट में, रिकंसिलेशन के फॉर्मेट में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। तो आओ जरा देख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट लिखूंगा, और स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि क्वेश्चन ने फाइनेंस का ही प्रॉफिट दे रखा है तो मेरी मजबूरी है फाइनेंस से ही स्टार्ट करूंगा। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट में लिखा प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वल टू, वो दे रखा है मेरे को। और ये फिगर भाई देखना 3 जीरो हटा के हैं फिगर, ये जितने भी अमाउंट 3 जीरो तो इनके 3 जीरो हटा देना ये वाला। तो आप जो अमाउंट लिखो ना वह लिखना, वो फिगर अमाउंट लिखना 8,68,000
89807.5 89807 या मैं बिना कोमा लगाए लिख देता हूँ 89807.5 ऐसे लिखना क्योंकि 3 जीरो है तो 3 जीरो यहां आ रहा है मैंने पॉइंट लगा दिया यहां पे ओके ये मेरा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़नी है या तो वो ऐड होगी या तो वो लेस होगी। जिस घर का खर्चा ज्यादा होगा एंड पॉइंट पे निशान। तो अब एंड पॉइंट कौन सा है इसका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड पॉइंट है। हमको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट पे निशान देखने हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग पे क्या निशान आते हैं। जो निशान कॉस्ट अकाउंटिंग पे आएगा वही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं आओ जनाब पहली ट्रांजेक्शन ओपनिंग स्टॉक। और मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक नहीं देखेंगे ओपनिंग स्टॉक को क्योंकि डेबिट साइड होता है तो एज ए एक्सपेंस देखेंगे आप। ठीक है ओपनिंग स्टॉक में दो वैल्यू है ये दो वैल्यू है और कॉस्टिंग में ये दो वैल्यू है। तो आप एक एक देख लो पहले दोनों को या तो दोनों को मिला लो या अलग अलग देख लो अलग अलग देख लो। मतलब ये एक्सपेंस है 31,700 रुपए का एक्सपेंस है फाइनेंस अकाउंट्स में और 35,220 का एक्सपेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो मेरे भाई लोगों खर्चा ज्यादा कॉस्टिंग का खर्चा ज्यादा है। जिस घर के खर्चे ज्यादा होते हैं ना उस पे माइनस का निशान आता है। पता है आपको इस बात का जिस घर में खर्चे ज्यादा हो जाएं उस घर का प्रॉफिट भी क्या आएगा कम आएगा। उल्टा लिख दिया मैंने शायद 31,700 है और इधर 35 है तो कॉस्टिंग के घर पे ज्यादा खर्चे हैं तो ज्यादा खर्चे हैं तो इसका प्रॉफिट कम आएगा इसका प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है तो पहला लिखोगे आप ओपनिंग स्टॉक यहां लिखोगे आप ओपनिंग स्टॉक और कौन सा है सेमी फिनिश गुड्स सेमी फिनिश्ड गुड्स। हमने बोला भैया एक जगह है 35,210 रुपए का खर्चा दूसरी जगह है 31,700 का खर्चा। क्योंकि कॉस्टिंग के घर पे खर्चा ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखा जाता है और डेबिट साइड का मतलब खर्चा होता है। क्योंकि कॉस्टिंग के घर पे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो इसका प्रॉफिट कम है और एंड पॉइंट हमारा मैंने बताया था कॉस्टिंग ही है एंड पॉइंट पे माइनस का निशान है तो अल्टीमेटली ये होगा लेस। तो जो भी आएगा उसको लेस कर देना 35,210 माइनस 31,700 ये आ जाएगा जनाब 3510 माइनस में बंद कर देना ओपनिंग स्टॉक। ठीक है फिर से ओपनिंग स्टॉक है फिर से ओपनिंग स्टॉक है यहां है 83,220 और यहां है 78। तो बच्चों यहां खर्चा 83 है फाइनेंस के घर पे जिनके घर पे खर्चे ज्यादा हो ना उनका प्रॉफिट कम होता है और जिनके घर पे खर्चे कम होते हो ना उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है। और एंड पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग है तो एंड पॉइंट पे निशान क्या आया है प्लस तो मैं यहां ऐड करूंगा ये वाला 78 या मैं लिख देता हूं इसको फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग स्टॉक 83,220 माइनस 78,590 83,220 माइनस 78,590 4630 और एंड पॉइंट पे निशान प्लस का था तो मैं ये करूंगा ऐड करूंगा। लो जी ओपनिंग स्टॉक का हिसाब पूरा हो गया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक में सेमी फिनिश्ड क्लोजिंग स्टॉक में है सेमी फिनिश्ड। अब क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक नहीं देखना है क्लोजिंग स्टॉक को क्योंकि ये क्रेडिट साइड में होता है तो इनकम के नजरिए से देखना है। आओ जनाब देखते हैं इनकम के नजरिए से देखते हैं। देखो बच्चों यहां 35,260 रुपए की इनकम है फाइनेंस के घर पे
और यहां 39 की इनकम है कोस्टिंग के घर पे। तो बच्चों जिनके घर पे इनकम ज्यादा हो उनका प्रॉफिट, उनके घर का प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। और एंड पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग है तो मुझे प्लस का ही पता करना है। तो लिख देते हैं 39 39 420 माइनस 35 260, 39 420 माइनस 35 260, 4160, 4160, 4160। ध्यान रखना क्योंकि प्लस का निशान आया है तो ऐड करेंगे इनको, ऐड। और इसी के अंदर है फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। यहां 89 है, यहां 80 है। तो जिनके घर पे इनकम ज्यादा हो उनके घर का प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और कोस्टिंग के घर पे प्रॉफिट आएगा कम। अब की बार जो नेगेटिव निशान आ गया एंड पॉइंट, क्योंकि कोस्टिंग है एंड पॉइंट पे माइनस का निशान आया है तो ये वाला लेस करेंगे। तो जनाब 89 320 माइनस 80450 ये करेंगे हम लेस। 89 320 माइनस 80 450 तो 8870 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 8870। लो जी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट वन, थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन पे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। सब्सिडी मिलना मतलब इनकम होता है। ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी मिलना मतलब गवर्नमेंट से हमको सब्सिडी वगैरह मिली। तो भक्तों बताओ सब्सिडी किसके घर पे मिली है? सब्सिडी मिली है फाइनेंस के घर पे। और फाइनेंस के घर पे इनकम हुई है, बधाई हो। तो जिनके घर पे इनकम होती है वहां प्लस का निशान होता है, उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। और जिनके यहां नहीं हुई होती है उनका निशान माइनस होता है। तो क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड पॉइंट है तो हम माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्सिडी 348 माइनस लेस कर देंगे। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट एक्सपेंस ऑन सीएसआर, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर का खर्चा किस घर पे हुआ है? सिर्फ फाइनेंस के घर पे हुआ है। तो जिस घर पे खर्चे हो जाएं बच्चों उस घर का प्रॉफिट कम हो जाता है, जिस घर पे प्रॉफिट नहीं हो उस घर का प्रॉफिट ज्यादा रहता है। तो 56 का निशान नेगेटिव, एंड पॉइंट पे प्लस का निशान है तो सीएसआर प्लस है 56 तो 56 ऐड कर देंगे। फिफ्थ वन, बस हो गया सवाल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ये किसके घर पे हुआ है? फाइनेंस के घर पे। तो इसका प्रॉफिट ज्यादा, पोस्टिंग के घर पे नहीं हुआ तो इसका प्रॉफिट नेगेटिव हो। जो नेगेटिव है एंड पॉइंट पे जो निशान है वही ट्रीटमेंट है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 150 नेगेटिव, माइनस बंद कर देना। छठा पॉइंट केमिकल यूज्ड इंटरनली। ध्यान से देखिए पहले इसको, इसको आप एक्सपेंस मानेंगे कि इनकम मानेंगे? केमिकल यूज्ड इंटरनली 382 और 365, एक बार डिफरेंस निकाल लेता हूं। 365 और 382, केमिकल यूज 17 का डिफरेंस। लेकिन मुझे ये बताइए ये एक्सपेंस माने या इनकम माने? केमिकल यूज्ड इंटरनली और 17 ज्यादा है फाइनेंस में। केमिकल यूज्ड इंटरनली, इसका एक मैं नोट लिखवाऊंगा आपको। इसको मानना है इनकम मानना है। इनकम क्यों मानना है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इनकम मानना है।
केमिकल यूज इंटरनली, इसका मतलब है एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को सामान देता है तो वो ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट लग जाता है। तो पहले डिपार्टमेंट के लिए इनकम होती है, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए ये एक्सपेंस होता है। मैं आपको इसका नोट लिखवाऊंगा, अभी आप ये इनकम मान के एक बार ट्रीटमेंट करेंगे इसका। केमिकल यूज्ड इंटरनली अगर ये इनकम है तो बताओ बच्चों, इनकम फाइनेंस के घर पे ज्यादा है। जिस घर पे इनकम ज्यादा होती है वहां प्रॉफिट ज्यादा, जिस घर पे इनकम कम होती है वहां का प्रॉफिट कम। तो अल्टीमेटली निशान किसका आ गया है? माइनस का। तो हम यहां लिखेंगे केमिकल यूज्ड इंटरनली, और 382 माइनस 365 इक्वल टू 17, और एंड पे माइनस का निशान है तो माइनस माइनस। अब इसका नोट लिखवाऊंगा मैं कि आपको ये पढ़ने में तो लगता है कि एक्सपेंस है ये, लेकिन है ये इनकम। कैप्टिव कंजप्शन का कंसेप्ट लग जाता है यहाँ पे, ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट लग जाता है। मैं इसका एक नोट लिखवा दूंगा आपको। नेक्स्ट पे आइए, फेवरेबल एक्सचेंज रेट वेरिएंस। एक्सचेंज रेट का मतलब है हमने अपनी फॉरेन करेंसी डॉलर पौंड वगैरह को हमने रुपए में चेंज कराया, उसके कारण हमको प्रॉफिट हो गया। फेवरेबल मतलब प्रॉफिट। किसके घर पे प्रॉफिट हुआ? फाइनेंस के घर पे, तो फाइनेंस का इनकम ज्यादा, जिसके घर पे प्रॉफिट हो जाए उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। और यहाँ पे माइनस, तो एंड पॉइंट माइनस का निशान है तो 294 माइनस हो जाएंगे। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट वेरिएंस। नंबर 8, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट। ये हमारा खर्चा है, कोई हमने किसी को रिटायरमेंट कराया है, उसको हमने एक मेडिकल ग्रांट दी है, हमारा खर्चा है। और मेडिकल ग्रांट है तो किसके घर पे खर्चा हुआ है? फाइनेंस के घर पे, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। तो 584 का प्रॉफिट है पोस्ट रिटायरमेंट, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। नंबर 9, परचेज टैक्स रिफंड। ध्यान रखना, रिफंड है, रिफंड मतलब इनकम है, और इनकम किसके घर पे है? फाइनेंस के घर पे। तो जिसके घर पे इनकम होए प्रॉफिट ज्यादा, जिसके इनकम ना होए प्रॉफिट कम, तो माइनस हो जाएंगे। 453 माइनस रिफंड। और लास्ट खर्चा जनाब, लिटिगेशन रिकवरी। ध्यान रखना, रिकवरी है, रिकवरी मतलब इनकम, रिकवरी मतलब है इनकम। इनकम, इनकम किसके घर पे हुई है? फाइनेंस के घर पे, तो प्रॉफिट ज्यादा, इसके घर पे नहीं हुई तो माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस ही करेंगे। 125 माइनस रिकवरी। लो बच्चों, इन सबको जोड़ लो। आज थोड़ा पेन टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है मेरा, कि मेरे पास अच्छा वाला पैड नहीं है आज। नेक्स्ट क्लास में अच्छा वाला पैड होगा मेरे पास। तो जनाब इनको सबको प्लस माइनस करके ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट। निकाल लो जरा इसको। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेटर पे करेंगे और आज की फिर सभा समाप्त हो जाएगी। प्रॉफिट था हमारा 89807.5 माइनस 3510 प्लस 4630 प्लस 4160 माइनस 8870 माइनस 348 प्लस 56 माइनस 150 माइनस 17 माइनस 294 प्लस 584 प्लस 453 माइनस 453 माइनस 125। कितना आया भाई? 85470.5। क्या इतना आंसर आया सभी बच्चों का? वेरी गुड श्रीतिका। इस प्रकार से हमको हमारे एग्जाम में सवाल करने हैं। तो प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखोगे? वो 5 स्टेप।
जिस घर पे कोई इनकम हो जाए वहां प्लस का निशान, जिस घर पे इनकम नहीं हुई वहां माइनस का निशान। जो एंड पॉइंट पे निशान होगा वही उस ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट होगा। अब आपको क्या करना है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक नोट रह गया इसके अंदर, ये लिखवाना, केमिकल यूज्ड इंटरनली लिखेगा, इसका एक नोट लिख लीजिए समझने के लिए। केमिकल यूज्ड इंटरनली is treated as income because we are assuming that this is captive consumed, और कैप्टिव कंज्यूम का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट 2 को दिया, तो इसने यहां ट्रांसफर किया, इसने यहां यूज कर लिया, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल हो गई, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजैक्शन परचेज हो गई। और यहां पे जो बात लिखी गई है वो डिपार्टमेंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि कुछ सामान इंटरनली यूज हो गया। इंटरनली यूज हो गया इसका मतलब इस डिपार्टमेंट के लिए सेल है, और सेल मतलब है इनकम। तो हम ये मान रहे हैं यहां कि ये बात जो लिखी गई है वो डिपार्टमेंट ए के लिए लिखी गई है, केमिकली यूज्ड इंटरनली। डिपार्टमेंट बी ने यूज किया है, ए ने दिया है, तो ए के लिए लिखी गई है, तो ये इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से ये बात, हाँ एग्जाम में नहीं लिख के आना, ये बस आपको एग्जाम में प्लस माइनस का हिसाब किताब देना होता है इसके अंदर। ओके ठीक है, तो ये नोट लिख लीजिएगा, इंस्टॉल ट्रीटेड एज इनकम बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दिस इज कैप्टिव कंज्यूम्ड, इंटरनली कंज्यूम हो गया है, तो डिपार्टमेंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिखी गई है। इसके बाद आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और 6, 7, 8, 9 ये आपके होमवर्क रहेंगे। हालांकि अगली क्लास में मैं थोड़ा सा पढ़ा के भी चलूंगा आपको, लेकिन जब तक अगली क्लास नहीं हो तब तक आप ये 9 के 9 क्वेश्चन यहाँ पूरा कर लेंगे, 9 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, और ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। लेकिन अभी ये कंप्लीट सिर्फ मॉड्यूल का हुआ है, इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन और करने पड़ेंगे हमको रेशियो एनालिसिस के, और वो क्वेश्चन हमको मिलेंगे लास्ट में जब हम पढ़ेंगे ना केस स्टडी वाला 25 नंबर का पोर्शन जहां पे हम पढ़ेंगे, वहां पे आपके साथ दोबारा से पढ़ूंगा मैं आपको। लास्ट में देखो ये वाला केस स्टडी वाला है ना, इसी के अंदर भी इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो लास्ट में है केस स्टडी वाला जो है पॉइंट, ये केस स्टडी वाले पॉइंट जो है यहाँ पे देखो, ये दोबारा से वैल्यू एडिशन आएगा, ये कुछ रेशियोज निकल के आएंगे, फिर रिकंसिलेशन, यहाँ पे दोबारा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कुछ अलग से जो क्वेश्चन है ये भी करेंगे, और कुछ और बातें भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ आप आराम से।